नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे माफिया अतीक से जुड़े एक और सनसनीखेज खुलासे की। फिर बात होगी निकाय चुनाव में बीजेपी के फुल एक्शन मोड की। उसके बाद हम उन्नाव ले चलेंगे आपको, जहां पर हैवानियत के बाद एक और हैवानियत सामने आई है। फिर आस्था की चौखट पर राजस्थान के भीलवाड़ा में सशक्ति इंसानियत की बात करेंगे। और आखिर में हम आपको ले चलेंगे देवभूमि यानी उत्तराखंड, जहां धामी कैबिनेट के अहम फैसले सूबे के सूरत हाल बदलने को तत्पर हैं। तो शुरू करते हैं 5 शहर 5 खबर। तो वहीं सनसनीखेज अतीक हत्याकांड में एक बड़ा सवाल सबके होश उड़ा रहा है कि आखिर हत्या से ठीक पहले बने एक वीडियो यह सवाल उठाया है कि आखिर वारदात से पहले अतीक किसे बुला रहा था। हत्या से पहले अतीक आखिर किसे इशारा कर रहा था। अब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस जांच में जुट गई। उधर शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने कॉम्बिंग मार्च किया। मरियाडीह के भरेठा गांव में शाइस्ता के छुपे होने की सूचना पर पुलिस ने मार्च किया। बता दें कि सुबह से ही आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। अतीक की बीबी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित है। उधर प्रयागराज के कटरा में देसी बम से धमाका हुआ तो सनसनी फैल गई। गोबर गली में ये देसी बम फेंका गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अतीक के वकील की माने तो एक के बाद एक 3 धमाके किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं और धमाके उन्हें आतंकित करने के लिए किए गए हैं। तो आखिरकार सवाल यही है कि अतीक ने किसे इशारा किया था। अतीक गाड़ी से उतरते ही किसे इशारा कर रहा था। और आज जो गोबर गली में जो धमाका हुआ प्रयागराज में, वो धमाका किस लिए था, वो धमाका क्यों किया गया, क्या वो दहशतगर्दी के लिए धमाका किया गया। अतीक के वकील ने जो सवाल उठाया उस धमाके पर, क्या वाकई में वो सवाल जायज़ हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। एक वीडियो सामने आया जिसमें अतीक अहमद गाड़ी से उतरते ही इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। किसे इशारा कर रहा था, ये किस लिए इशारा कर रहा था। अगर इशारा कर रहा था तो अगर उसे आशंका थी कि हमलावर उसे मारने के लिए आए हैं तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। उधर फरार शाइस्ता की भी तलाश जारी है। भरेटा गांव में छुपे होने की आशंका है शाइस्ता परवीन की। अतीक की बीवी शाइस्ता ना तो बेटे के जनाजे में शाइस्ता शामिल हुई, ना बेटे का आखिरी मुंह देखने आई, ना अपने पति के जनाजे में शामिल हुई। जब उसे सुपुर्द खाक किया गया तो कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन अपने पति की आखिरी शक्ल को देखने के लिए, अपने देवर अशरफ की आखिरी शक्ल को देखने के लिए, आखिरी चेहरा देखने के लिए एक बार जरूर आएगी। लेकिन कसारी मसारी कब्रिस्तान में भी शाइस्ता परवीन नहीं आती। शुएब रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, जो नया वीडियो सामने आया, गाड़ी से उतरते ही अतीक अहमद इशारा कर रहा था, किसे इशारा कर रहा था, कौन थे ये लोग जिन्हें अतीक इशारा कर रहा था, कुछ अपडेट मिला, कुछ जानकारी मिली? देखिए, इसका खुलासा तो आप वहां पर जो सीसीटीवी मौजूद होंगे, अगर वो सीसीटीवी सामने आ जाए तो काफी कुछ रहस्य सामने आ सकता है। फिलहाल ये क्लोज कैमरे से बनाया हुआ है तो इसके कई माने निकाले जा सकते हैं। हो सकता है कोई किसी ने अभिवादन किया हो, उसका जवाब दे रहा हो, या हो सकता है कोई जानने वाला रहा हो, क्योंकि जो इलाका है जहाँ पर मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया था वो ऐसा इलाका है, वहाँ पे उसी इलाके से वो विधायक रह चुके हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। तो हो सकता है किसी परिचित ने उनको अभिवादन किया हो। लेकिन इसका सच क्या है, इसके खुलासे के लिए जो उस अस्पताल में सीसीटीवी लगे हुए थे या आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे, अगर वो सामने आ जाए, हालांकि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो रहस्यमय तरीके से गायब है, अगर वो सीसीटीवी पुलिस उसको बरामद कर ले तो न सिर्फ इस रहस्य से पर्दा उड़ जाएगा कि जीप से बैठ करके या उतरते वक्त अतीक ने किसको इशारा किया था, बल्कि उस घटनाक्रम का पूरा सीन सामने आ जाएगा। पुलिस कर्मियों की क्या स्थिति थी, किस तरह का मूवमेंट था,
कितने शूटर टीम के अलावा और कौन लोग उनके मददगार थे, आसपास कौन लोग थे, ये सारी चीजें को रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इंडिया वाइज के दर्शकों के लिए बता दें, लेकिन ये जरूर बात है कि वो सीसीटीवी अब मिल पाता है या नहीं मिल पाता, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि उस आसपास के इलाकों में सीसीटीवी निश्चित तौर पर रहे हैं और अस्पताल में भी सीसीटीवी ऐसी भी जानकारी कि वहां भी है, लेकिन उसका वीडियो मिलने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि अतीक अहमद जब गाड़ी से उतर रहा था तो उसने किसकी तरफ देखा था, किसको इशारा किया था, या उसके पीछे क्या मकसद था, किसको किसी ने अभिवादन किया था। ये तमाम रहस्यों में जिससे पर्दा अब फिलहाल उसी आधार पर उठ सकता है, क्योंकि जो अभी वीडियो सामने है वो क्लोज वीडियो है जिसमें सिर्फ अतीक ही दिख रहा है, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है या देख रहा है वो वीडियो में दिख नहीं रहा। तो उसके लिए वहां का सीसीटीवी अगर मिलता है तो इस तमाम रहस्य से पर्दा उठ सकता है, और न सिर्फ उससे बल्कि शूट आउट के समय की पूरी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, और इससे कई बड़े खुलासे और कई सच सामने आ सकता है, कई लोग बेनकाब भी हो सकते हैं। बिल्कुल शिवम। लेकिन शुएब, ये जो धमाका हुआ है आज गोबर वाली गली जो कही जा रही है, प्रयागराज में धमाका हुआ है, और अतीक अहमद के वकील ने भी इस धमाके को लेकर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर क्या अपडेट, कौन थे ये धमाकेबाज जिन्होंने धमाका किया? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है कि ये धमाका किसी आपसी लड़ाई में किसी एक युवक ने किया था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने शायद उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन इस वक्त प्रयागराज की स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हालात है, ऐसे में इस पर सवाल उठ रहे हैं। और उसी के घर आसपास जो सीनियर लॉयर है दयाशंकर मिश्रा, जो एक जमाने से अतीक के केसेस देखते हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनका घर भी है। हालांकि उनसे जब इस बारे में बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सीधे तौर पर तो नहीं मानते कि इस तरह की कोई चीज है, लेकिन ये कयास जरूर और उम्मीद उन्होंने लगाई कि हो सकता है, क्योंकि वो अतीक से जुड़े केसेस देख रहे तो हो सकता है धमकाने या डराने की ये साजिश भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने इसको सीधे तौर पर ये नहीं माना है कि उनके यहाँ हमला हुआ था, क्योंकि उनके घर से दूर। लेकिन शाइस्ता के भरेटा गांव में छुपे होने की खबर है, क्या प्रयागराज के आसपास में भरेटा गांव? बिल्कुल उसी इलाके में है जहां ठीक है, नजर बना रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। एक तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में है, तो वहीं दूसरी ओर सूबे में बड़े राजनीतिक दल जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस कुछ ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन पार्टी कार्यालयों से लेकर सड़क तक ये दल बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का त्रिस्तरीय प्रचार होगा। मंत्रियों के साथ साथ विधायक, सांसद भी प्रचार में लगेंगे, और कमान खुद संभाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार की। सभी नगर निगमों में साथ साथ नगर पालिकाओं में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो निकाय की नगाड़ा कौन जीतेगा अखाड़ा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो फुल ऑन एक्शन मोड में है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल कहां हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ सवाल ये भी है, क्या सपा की साइकिल कमाल करेगी या फिर कमल दोबारा खिलेगा निकाय किरण में, क्योंकि समाजवादी की पार्टी के पास एक भी मेयर की कुर्सी नहीं है, एक भी मेयर की सीट नहीं है फिलहाल। हालांकि तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान धीरे धीरे कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि मायावती का जो हाथी है, मायावती के हाथी की गरज सुनाई क्यों नहीं दे रही है इस निकाय किरण में। तो क्या इस निकाय किरण में मान लिया जाए कि बीजेपी का कमल एक बार फिर से खिलने वाला है, और 2024 की तस्वीर नजर आ रही है बीजेपी को इस निकाय किरण में। तभी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय को लेकर बार बार बैठकें कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार बैठकें कर रहे हैं। चंदन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से, चंदन से जानेंगे। चंदन, क्या चल रहा है निकाय को लेकर उत्तर प्रदेश में? किस दल की कितनी तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? देखिए, नगर निकाय चुनाव में जो ये महापौर प्रत्याशी की जो
लिस्ट जारी हुई है, इसके साथ साथ जो नगर निकाय चुनाव होना है इसको भी लेकर जो सभी दल है उन्होंने अपनी अपनी सूचियां जारी कर दी है। वहीं अगर देखिए अगर बात करी जाए तो जिस तरह से आमना सामना जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का आमना सामना दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर बात कर ले जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई है, साथ ही साथ जो कांग्रेस है वो भी उतरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छोटे दल है वो भी कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए जो उनके प्रत्याशी हैं वो भी उतार दिए गए हैं। लेकिन सबसे मजबूत जो टक्कर देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की देखी जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी से भी जो मेयर की जो प्रत्याशी है उनका भी नाम घोषित हो गया और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। लेकिन देखने वाली बड़ी बात अब ये होगी कि जिस तरह से ये नगर निकाय चुनाव होना है और जो मेयर का चुनाव होना है उसके जो उसके रिजल्ट आते हैं उसमें क्या चीजें निकलकर सामने आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई है और मैदान में उतरकर लोगों से मिल रही है और अपनी जो उनकी नीतियां हैं वो बताने का काम कर रही। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपनी नीतियों को लेकर जो है घर घर जा रही है और लोगों से मिल रही है। जो बूथ के जो उनके कार्यकर्ता है वो भी जो है इस टाइम मैदान में उतरे हुए लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जी शिवम। और इसके साथ साथ बीजेपी तो कह रही है कि हमने त्रिस्तरीय रणनीति बनाई है चुनाव प्रचार को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालेंगे। तो क्या सपा में अखिलेश यादव और बसपा में मायावती भी मोर्चा संभाल रहे हैं क्या चुनाव प्रचार की कमान? देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी विधानसभा में भी सभी ने देखा था कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कई कैंपेनिंग में खुद गए थे और उन्होंने खुद कमान संभाली थी। तो उसी तरह जो अखिलेश यादव है अब देखना होगा कि जो उनका प्रत्याशी है, जो उनके प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी और जो मैदान में उतरे हुए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव भी जाते हैं कैंपेनिंग में या नहीं। साथ ही साथ लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की देखिए शिवम बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में खुद जो है शामिल होंगे और कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे और कैंपेनिंग में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और जो जनता है उससे मिलेंगे जाके। जी लेकिन जो अतीक अहमद का मुद्दा है चंदन, 2 दिन पहले अतीक का कत्ल हुआ है, अतीक की हत्या की गई, अशरफ की हत्या की गई, उसका एनकाउंटर किया गया अतीक के बेटे का। लेकिन क्या ये मुद्दा गूंजेगा? क्या विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाने में कामयाब हो पाएंगी? क्या विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को भुना पाएंगी प्रदेश में निकाय चुनाव की रण में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो बाहुबली माफिया है उसकी हत्या हो गई, उसके बाद से जो सरगर्मियां थी वो तेज हो गई थी। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार को घेरने का प्रयास करी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय मान चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर कार्य का सराहना कर रही है। जिस तरह से माफिया की हत्या हुई थी उसके बाद कई दल सरकार को घेरने में लग गए थे। वहीं अगर आम पब्लिक की बात कर ले जाए, यानी आम जनता की, अगर ग्राउंड जीरो पे उतर के जो रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया था उसमें जो जनता का वर्जन मिला था, जनता का जो व्यू मिला था, वो साफ तौर पे यही था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं तो मुमकिन है। तो साफ तौर पे यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भी कदम होते हैं उसका जो है जनता स्वागत करती है और उनके कामों को सराहने का भी कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार घेर रहा है तो ये चुनाव में देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि विपक्ष भी इसको कितना भुना पाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरह से जो है अपना कार्य करेगी। लेकिन अतीक अहमद का मर्डर क्या फेवर में जाएगा या अगेंस्ट रहेगा, क्या जल्दी से बताइएगा।
देखिए शिवम, अगर अतीक अहमद की अगर बात करी जाए हत्या की, तो जो विपक्ष है, विपक्ष तो जो सरकार को घेर रहा है, लेकिन वहीं अगर जनता की बात कर ले जाए तो जनता करीबन जो है इसमें सहमत नजर आ रही है। आधे से ज्यादा जो जनता है प्रदेश की वो सहमत नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि जो हत्यारा है, हत्यारे की हत्या की गई है, तो ऐसे में ये कहना उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर में आग लगने की घटना में 2 बच्चे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में परिजनों का आरोप है कि जमानत पर जेल से छूटे आरोपियों ने घर पर चढ़ाई करके उनके साथ मारपीट की और फिर आग लगा दी। पूरा मामला उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक नाबालिग लड़की गैंगरेप का शिकार हुई और वो गर्भवती हो गई और 4 महीने पहले उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गांव के ही रहने वाले 3 युवकों को जेल भेज दिया। परिजन का आरोप है कि जमानत पर छूटे 2 आरोपी इस मामले में समझौते का दबाव बना रहे थे और सोमवार को घर पर चुड़ाई कर आग लगा दी, जिसके चलते गैंगरेप पीड़िता का बच्चा और नाबालिग पीड़िता की बहन गंभीर रूप से झुलस गए। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, एक और तो कानून व्यवस्था के कसीदे पड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वाहवाही लूटी जा रही है एनकाउंटर कर करके, लेकिन दूसरी तरफ ये रेप के आरोपी सरेआम घर को आग के हवाले कर रहे हैं, जिसमें मां बच्ची झुलस गई। नितिन, देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो कानून का राज जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वाहवाही कमा रही है, 183 एनकाउंटर कर दिए हैं अब तक, लेकिन जिस तरीके से उन्नाव से एक बड़ी घटना सामने आई है, जो 13 साल की लड़की थी उसे गर्भवती कर दिया था, तो उसने जो है अभी 4 महीने पहले जन्म दिया एक बच्ची को, लेकिन उसके बाद जो है पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कि कहा है कि जो आरोपी हैं वो समझौता कराने के लिए मेरे घर पर आए थे और मेरे को आग के हवाले कर दिया। उसके जो बच्चे थे उनको भी जो है आग में डाल दिया गया, उनके घर में आग लगा दी। इस तरीके की घटनाओं को सामने आते ही जहां की पुलिस है उन्नाव की जो है, उन्होंने आनन फानन में आके उन पीड़ित परिवार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जो एडीएम है वहाँ के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चों को इलाज दिया जा रहा है, अच्छी तरीके से इलाज के लिए उनके डॉक्टर के मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ कानून का राज है, योगी सरकार है, योगी सरकार एक तरफ कहती है कानून के बाद खिलाफ इसके लिए जो है खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से चौकचौबंद रहती है, तरीके से खड़ी रहती है, पीड़ित की सुनवाई करती है। लेकिन ऐसे पीड़ित के साथ में जो न्याय नहीं मिला उस पीड़ित को, कि आखिरकार 2 महीने पहले वो जेल से छूटे हैं। पीड़ित के जो कहा है कि आरोपी जो है 2 महीने पहले जेल से छूटे हैं, लेकिन उसी के बाद जब आरोपी उसके घर पहुंचते हैं, बताते हैं कि उसमें जो है 5 लोग थे, उनके चाचा, उसके देवर और उसके साथ ही जो दो आरोपी हैं उनको जो है पहले पीटा जाता है और पीटने के बाद उनसे समझौता कराया जाता है कि समझौता कर लिया जाए। जिसको देखते उन्होंने समझौते के लिए मना कर दिया, तो मना करने के बाद ही तुरंत उनको जो पीड़ित परिवार उनके साथ में मारपीट की जाती है। जी ठीक है, लेकिन इसमें कितने घायल हुए, कितने झुलसे हैं माँ बच्ची, कुछ अपडेट, और उनकी हालत फिलहाल कैसी है नितिन? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 7 साल की एक बच्ची थी, उसको भी जो है आग के हवाले कर दिया गया। माँ, उसके घर में आग लगा दी गई है। उसका जो छप्पर बना होता है उस छप्पर में पहले आग लगाई, लेकिन उसके बाद माँ को भी जलाया गया। लेकिन उसी के बाद जो बच्ची थे उसके परिवार के थे 4 से 5 लोग उसमें जल गए हैं। उनको जो है अच्छी तरीके से इलाज दिया जा रहा है, कानपुर में हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। कि एडीएम जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाँच के आदेश दे दिए गए कि आखिरकार इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज दोबारा कर दी गई है। बताया कि पीड़ित ने कहा है कि पुलिस का सहयोग लेके वो आरोपी मेरे घर पे आए थे और आरोपी जो थे आते ही पहले मेरे से जो है मारपीट हम लोगों के साथ में की। आखिरकार हमने जो समझौते की बात की तो समझौते को लेकर उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था पीड़ित परिवार ने कि हम समझौता नहीं करेंगे। समझौता नहीं करने को लेते हो तो उनको जो है पहले आग के हवाले किया, आग के हवाले करने के बाद तुरंत उनके साथ में मारपीट की। लेकिन उसके बाद पुलिस आनन फानन में आके उनके जो है सुरक्षा मुहैया कराने की बात वहाँ कर रही थी। कि आखिरकार इस तरीके की जो घटना सामने आई है उस घटना को देखते ही जो निंदा घटना है, क्योंकि इस तरीके की घटना जो पहले भी सामने आई थी जब साथ उसकी जो बेटी थी 13 साल की, उसको गर्भवती कर दिया गया था। उसमें जो है अभी 4 महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया। उसे जिस तरीके से जो है वहां पर 5 लोग थे जो आरोपी थे वो किसी गैंग से जुड़े हुए थे क्या? उनका जो क्राइम रिकॉर्ड है, क्राइम इतिहास है उनका, जो वो खंगाला क्या है, क्या पहले भी इस तरह के जुर्मों को अंजाम दे चुके हैं? वो उन्हें गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल ही नितिन। देखिए शिवम, बिल्कुल इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि पहले जो है 5 लोग थे जो पीड़ित के घर पहुंचे थे और उसकी जो बेटी थी 13 साल की लड़की थी, उस लड़की के साथ में जो है आरोपी जो थे उन्होंने जो है गर्भवती किया। लेकिन इस तरीके से जो घटना सामने आई, उनके साथ में रेप करने के बाद ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार बता रहा है कि आखिरकार वो 5 लोग जो हैं
इसी गांव के रहने वाले हैं, गांव के लोग हैं। आखिरकार उनके खिलाफ पहले भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उस समय भी जो है उनकी मदद नहीं कर रही थी। पुलिस जो है जाते थे थाने के अंदर, लेकिन उसको जो है वहाँ से भगा दिया जाता था। लेकिन अब जिस तरीके की घटना दोबारा से उठी, इस तरीकों को कि उनके घर को जो फूका गया, जलाया गया, और साथ ही उसमें जो है परिवार के लोगों को भी जलाने की जो कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट की गई है। खुद वहाँ के जो एसएसपी हैं वो खुद इस मामले की जाँच कर रहे हैं। उनके खिलाफ दोबारा से एफआईआर जो है कर दी गई है और कहा जा रहा है कि इनको जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो नितिन हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया कि उन्नाव को लेकर किस तरह से उन्नाव में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना इतनी भीभत्स है क्योंकि सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, सवाल उठ रहा है यूपी की पुलिस पर। वो यूपी पुलिस जो एनकाउंटर करने में माहिर है, वो यूपी पुलिस जो तड़ातड़ गोलियां चलाती है, वो यूपी पुलिस जिस पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे तुर्रम खां अपराधी खौफ खाते हैं। लेकिन वो उस यूपी पुलिस का क्या जो डर है वो क्या इन आरोपियों के जहन में नहीं था? आखिरकार इन आरोपियों को किसका संरक्षण मिला हुआ था? जेल से बाहर आने के बाद, जमानत पर छूटने के बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद कि पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया इन्होंने, घर को आग लगा दी गई, माँ बच्ची इसमें झुलस गई। ऐसे में सवाल यह है कि कार्रवाई क्या होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध चलानी भैरूनाथ के दर्शन करने आई माता पिता के साथ नाबालिग का अपहरण कर लिया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन्हें शाहपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस तरह धार्मिक स्थल पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात से क्षेत्र भर में सन्नाटा छा गया। बता दें कि 15 अप्रैल की रात को 2 युवकों ने जबरदस्ती नाबालिग का अपहरण कर सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का इन पर पूरा आरोप है। तो राजस्थान से खबर है ये, खौफनाक अपहरण, शर्मनाक वारदात और आस्था की चौखट पर सिसकती मानवता। कि वही राजस्थान जो राजस्थान रेप में अव्वल आता है एनसीआरबी के आंकड़ों में, और राजस्थान पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है कि आखिरकार राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रही है राजस्थान की पुलिस। आखिरकार रेप के आरोपियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद क्यों होते जा रहे हैं, रेप की वारदातों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। नाबालिग के साथ रेप किया गया मंदिर की चौखट पर, इंसानियत शर्मसार हो गई, लेकिन बावजूद उसके पुलिस प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये रेप की वारदात दिनों दिन क्यों राजस्थान में बढ़ती जा रही हैं, बार बार क्यों अव्वल है राजस्थान रेप के मामले में। किशन वैष्णव जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से। किशन, क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर? रेप में हमेशा अव्वल रहेगा राजस्थान, ये सुनने में हमेशा मिलता रहेगा या इसमें कमी भी आएगी? फिर रेप हुआ मंदिर की चौखट पर नाबालिग के साथ, वो भी गैंगरेप। जी 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 भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां सैकड़ों लोग माथा टेकने आते हैं, सैकड़ों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और ऐसे धार्मिक स्थल पर एक शर्मसार करने वाली दरिंदगी सामने आई है। वहां एक 15 साल की लड़की अपने माँ के साथ और कुछ श्रद्धालुओं के साथ रसोई में आती है, प्रसादी में आती है, और वहां उसके साथ दरिंदगी देखने को मिलती है। ये दरिंदगी हुई है 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ, जो अपने रसोई में आई थी। वहां चलानिया भैरूनाथ धार्मिक स्थल है शाहपुरा के पास में, ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ रसोई में आई थी और शनिवार 15 अप्रैल की रात को 12 से 1 बजे के बीच में सोच के लिए अपनी माँ के साथ गई थी, और वहीं 2 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की है। उसका पहले अपहरण किया गया है, अपहरण करने के बाद उसे मंदिर स्थल से 200 मीटर दूर ले जाया गया। जब भी घटना हुई किशन, किस वक्त की घटना है ये, क्या टाइम था घड़ी में उस वक्त? जी करीबन 12 से 1 बजे का रात्रि का समय था। हाँ जी ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
उसके साथ जो दरिंदगी होती है, बारी बारी से दोनों युवक उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसका यौन उत्पीड़न करते हैं और फिर बाद में वो वहां से भाग छूटते हैं। सुबह जब उसकी माँ पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगती है, उसकी माँ पुलिस प्रशासन के पास गई, एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पुलिस ने जायजा लिया। डिप्टी महावीर प्रसाद शर्मा स्वयं उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर वहां पहुंचे हैं और उसने घटनास्थल का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन 2 युवकों की ढूंढना शुरू कर दिया गया। उन दो लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया? जी बिल्कुल, शाहपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। फिर बाद में कुछ देर तक मीडिया को इस चीज की सूचना नहीं दी गई थी। मीडिया बार बार पुलिस से पूछ रही थी, पर मीडिया को इससे दूरी बनाई हुई थी पुलिस वालों ने मीडिया से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किशन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।